तो जो सेंटर ऑफ मास का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन बताएगा क्या पढ़ा था हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला दो पार्टिकल के लिए? तो चैप्टर 7 चल रहा है और हमने सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला निकाला था फॉर टू पार्टिकल। दो पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकाला था, दैट इज आर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये दो सेंटर के लिए हमने फॉर्मूला, मतलब दो पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला निकाला था। क्लियर है? फॉर n पार्टिकल के लिए बात करोगे, यानी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो कुछ नहीं, सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सोन mn rn अपॉन में m1 प्लस m2 एंड सोन mn। ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अगर सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दो हैं तो ये था, तीन है तो एक और ऐड हो जाएगा, चार है तो एक और ऐड हो जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के लिए। नाउ द थिंग इज, ये तो आपका हो गया सेंटर ऑफ मास, जो कि सिंपल मेन पॉइंट यानी ओवरऑल बॉडी की बात करें। बट अगर वेक्टर फॉर्म में अगर बोला जाए, वेक्टर फॉर्म में जो आर होगा वो कैसे होगा, एक्स एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरीके से आपका सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में होगा। तो वेक्टर फॉर्म में जब इसको होगा तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, इसका आपसे बोला जाएगा कि एक्स वाई और जेड को निकालिए। कई बार होगा कि सिर्फ एक्स और वाई निकालना होगा, वाई जेड निकालना होगा। तो बेसिकली वेक्टर फॉर्म में आपको इस तरीके से निकालना है। अब वेक्टर फॉर्म में ध्यान देंगे तो हमें, यानी कि अगर हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो हमें एक्स को अलग निकालना है, वाई को अलग निकालना है और जेड को अलग निकालना है। तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, जस्ट जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वही फॉर्मूला रहेगा, जस्ट जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक्स निकालना चाह रहा हूँ तो एक्स यहाँ पे देखो आर है तो ये आर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसी तरीके से यहाँ अगर एक्स निकाल रहा हूँ तो मैं एक्स मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और m1 प्लस m2 mn। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं y निकालना चाहता हूँ तो y के लिए देखो r है तो r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो y निकाल रहा हूँ तो y से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप z निकालना चाहते हो तो z निकालोगे तो क्या करोगे, m1 z1 प्लस m2 z2 परसोन mn zn अपॉन में m1 प्लस m2 mn। तो इस तरीके से आपका x y z निकल जाएगा। समझ में आया? यस किसी सर। किसी को यस डाउट? हम सर। तीनों पॉइंट में हमें एक्स वाई जेड निकालना होगा, सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे सेम फॉर्मूला है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट पोजीशन दे रखी है तो आप पोजीशन के लिए सॉल्व कर लेंगे, बट अगर आपको वेक्टर फॉर्म में यानी एक्स वाई जेड कंपोनेंट निकालने हैं तो एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग और जेड के लिए अलग करना होगा, यानी कि एक्स वाई जेड जो है वो अलग अलग से आपको निकालने होंगे। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही है, जस्ट सिंबल चेंज हो गया है, तरीका सेम है, कोई अलग नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके ऊपर कुछ फॉर्मूला करके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखेंगे।
आप थोड़ी साइड हो जाओ। निक्की जी आप लेट हो, 15 मिनट लेट हैं आप। सब मेरी क्लास थी। टाइम से आओगे, 4 बजे क्लास होती है। उन सर को बोलो 4 बजे छोड़ दिया करें। तो हमने ये को फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज कि लास्ट क्लास में हमने जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ा था, ये वही फॉर्मूला है। तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको एन पार्टिकल्स के लिए करेंगे, तो ये 2 पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। वहीं अगर आप एन पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला पढ़ोगे तो आपका उतने पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे। जैसे 3 पार्टिकल तो 3 और एक और जुड़ जाएगा, 4 है तो एक और जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपका पार्टिकल्स इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद वेक्टर फॉर्म में अगर बात करोगे तो हमें वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करना होगा, यानी एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड में हमें बेसिकली क्या करना होगा कि एक्स को अलग निकालना होगा, वाई को अलग निकालना होगा और जेड को अलग निकालना होगा। तो फॉर्मूला जब आप बनाओगे तो फॉर्मूला सेम ही बनेगा, बस सिंबल चेंज हो जाएगा। आर की जगह एक्स आ जाएगा। एक्स निकाल रहे हो तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, वाई निकाल रहे हो तो वाई से मल्टीप्लाई करोगे, और जेड निकाल रहे हो तो जेड से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया निक्की? यस सर। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। निक्की, जो लिंक के जिस नंबर पे भेज रहा हूँ वो नंबर आप ही का है, मतलब आप ही यूज कर रहे हो? नो सर, वो एक्चुअली वो पापा का नंबर है। अच्छा, तो फिर आप एक बार व्हाट्सएप कर देना, मैं फिर आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है। ओके सर। या अगर उसी को करना है तो मेरे को बता देना, उसी को कर दूंगा। तो सबको क्लियर है ये फॉर्मूला? हम फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट टॉपिक इज, नोट कर लिया सभी ने? मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सर सेंटर ऑफ मास।
तो मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास में क्या है कि बेसिकली हमने फॉर्मूला पढ़ा फोर्स के लिए कि सेंटर ऑफ मास का और मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या रिलेशन है। तो मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगा, कौन बताएगा? अगर किसी बॉडी के ऊपर वो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन। यानी कि टॉपिक जो है मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास। तो if there is external force on the system, then तो जो एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर लगेगा तो वो क्या करेगा? एक्सटर्नल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा सेंटर पार्टिकल पे या सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर यही केस अगर हम ले लें, इफ जो एफ एक्सटर्नल है वो किसी सिस्टम के ऊपर क्या है? जीरो है। किसी सिस्टम के ऊपर क्या है? जीरो है। तो दैट मीन्स जो एम ए है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स है वो क्या आ गया? फोर्स जीरो है तो आपने एम ए इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया? जीरो पुट कर दिया। ठीक है, अब जीरो पुट किया तो अब या तो इसके ये केस हो सकता है किसी बॉडी का मास जीरो हो या फिर एक्सेलरेशन जीरो हो। ठीक है, बट किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि मास एग्जिस्टिंग बॉडी होगी तो वो जीरो नहीं होगा। तो जीरो होगा क्या? एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई डी टी। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? चैप्टर 3 में। ठीक है, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा कि जो डीवी बाई डी टी होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो है। और किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? एनीवन? किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? कोई तो बताओ। प्रकृति, यशस्वी। यशस्वी, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? यस सर। कहाँ ध्यान है? मैं पूछ रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन किसका जीरो जीरो कब होता है? सर शायद जब कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। तो ये पहले क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। मेरे को लगा गलत होगा। तो गलत सही कुछ भी हो बोलो। किसी का डिफरेंशिएशन कब होता है? जब जीरो कब होता है? जब वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मीन्स जो सेंटर ऑफ मास है वो जिस मोमेंटम में है, मोमेंटम का मतलब क्या है? जिस मोशन में है, चाहे वो अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो यही चीज क्या शो करता है यहाँ पे? मोमेंटम कंजर्वेशन शो करता है। क्लियर है? दूसरा और चीज क्या कर सकते हो यहाँ पे? एक चीज और है, पहले इतना नोट कर लो। क्लियर है सभी को? फिर एक स्टेटमेंट यस। लिखवा फिर एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा।
कर लिया नोट सभी ने? तो इसके बाद लिख लीजिए, इसी के बाद ये जो आपने नोट किया इसके बाद लिखेंगे the velocity of center of नहीं, hence in the absence of any external force, लाइन लिख लीजिए, hence in the absence of any external force, the center of mass of system, the center of mass of the system center of mass of a system moves with a uniform velocity, moves with a uniform velocity, moves with a uniform velocity. ठीक है, तो ये केस हो गया। अब ये जो था ये हमने बेसिकली शो किया है कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में कैसे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वो चीज करा है। मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंटर ऑफ मास का जो रिलेशन है वो बेसिकली अब हम निकालेंगे कि अगर जो फोर्स, अगर जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि अगर फोर्स 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वैसे ही हमें दिखाना है कि अगर फोर्स 0 होगा जो टोटल मोमेंटम है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसके बाद मतलब हम एक डेरिवेशन और करेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है। तो एक स्टेटमेंट आप लिखेंगे पहले, चैप्टर 7 के नोट्स की पीडीएफ मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। निक्की आप अगर व्हाट्सअप कर दोगे तो मैं आपको कोड भेज दूंगा, आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको बाकी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यू करना होगा तो जैसा भी हो आप बता देना। ठीक है निक्की? अच्छा, आपने वो वीडियो देखी जो मैंने बोला था देखने के लिए, जो भेजी थी मैंने, निक्की? प्रकृति आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरे को? सर आ रही है। निक्की आवाज ही नहीं, रिस्पॉन्स नहीं। तो लिखिए फिर स्टेटमेंट लिखिए, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास में हम फिर अब मोमेंटम को कांस्टेंट प्रूव करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो लिखिए स्टेटमेंट, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 and so on mn. Consider a system of n particles of masses m1 m2 m3 and so on mn. तो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बाकी को तो आ रही है। अभी भी नहीं आ रही आपको? कंसिडर तो सिस्टम ऑफ, शायद मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। कंसिडर कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n particles of mass m1 m2 m3 and so on mn. ठीक है, सपोज द फोर्सेस f1 f2 f3 and so on f4। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस हैं fn मान लीजिए इसको, ये जो फोर्सेस हैं ये exerted on them and produced
एक्सेलरेशन a1, a2, a3 एंड सो ऑन। तो m नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसपे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इन फोर्स को अप्लाई करने की वजह से। तो अगर आप देखो कि जो F टोटल अगर आप निकालते हो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, बेसिकली इन सभी का सम है। इन सभी का क्या है, सम है। तो जब इनका सम है तो इफ एफ एक्सटर्नल क्या हो जाए, सिस्टम में जीरो आ जाए, यानी कि एब्सेंस है एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, तो ये जो F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन Fn है, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और F1 की अगर बात करें तो F1 क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी एम एम एन डी वी एन बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम डिफरेंशिएशन के अंदर ले जा सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन के अंदर लेके जाओगे तो m1 v1 अपॉन में dt प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन mn vn इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से अगर आप कॉमन लो डिफरेंशिएशन को तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन mn vn इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो mv क्या होता है, mv किसका फॉर्मूला होता है, mv फॉर्मूला होता है मास इंटू मोमेंटम का। मास इंटू वेलोसिटी किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का। ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का होता है। और किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, जब वो कांस्टेंट होता है, तो इन सब का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। दैट मीन्स m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन mn vn इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। दैट मीन्स m1 v1 क्या है, p1, m2 v2 क्या है, p2 एंड सो ऑन m1 v1 n क्या है, pn कांस्टेंट। तो आपने देखा कि जो टोटल मोमेंटम है, ठीक है, टोटल मोमेंटम क्या आ गया आपका, कांस्टेंट आ गया। टोटल मोमेंटम क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर प्रेजेंट ना हो, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास कह लो या बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ गए सभी, किसी को कोई डाउट किसी स्टेप में। नो सर। करुणा, सुमन, निक्की, प्रकृति। नो सर। ठीक है। जैसे नोट कर लीजिए, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूँ।
कर लिया नोट? सही। सर सेकंड लास्ट स्टेप से थोड़ा समझा दो। यहाँ से यस। देखो, मास इनटू वेलोसिटी है, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो m1v1 है तो हमने लिख दिया p1। ठीक है, इसी तरीके से m2v2 है तो हमने लिख दिया p2। ऐसी तरीके से सो ऑन, n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो m1v1 हो गया pn, यानी कि हर एक पार्टिकल का मोमेंटम है, और उन्हीं सभी पार्टिकल का जो मोमेंटम का सम आ रहा है वो कांस्टेंट है। सम कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, सम कांस्टेंट है। यानी कि सम को ऐड करो, मतलब सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम को ऐड करोगे और फिर उसकी जो वैल्यू निकालोगे वो कांस्टेंट ही रहेगी। अगर इंटरनली कुछ भी चेंजेस हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिस्टम के टोटल मोमेंटम पे। ठीक है, तो इंटरनली कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप टोटल वैल्यू निकालोगे तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट की कांस्टेंट रहेगी। हालांकि इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज आ रहा है, बट जब आप सम देख रहे हो तो वो हमेशा कांस्टेंट ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इसलिए हमने टोटल मोमेंटम को लिख दिया कांस्टेंट। ठीक है, बाकी उन्होंने नोट कर लिया? यस सर। हम्म, तो आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास और उसके फॉर्मूले, फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ मास और फोर्स के बीच पे रिलेशन पढ़ा है। तो ये चीज है यहाँ पे हमने पढ़ा। अब अब अगर आप देखते हो तो अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें ट्राई करने हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दैट इज थ्री masses 3, 4 and 5 kg are located at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. Locate the center of mass of the system. ठीक है, तो यानी कि एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके कॉर्नर्स पे मास रखा हुआ है और उन मासेस के बेसिस पे इस ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड 1 मीटर है और क्या कह रहा है कि 3, 4, 5। ठीक है, तो 3, 4 and 5, तो दैट मीन, तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन हमारा था कि ट्राइंगल है जिसपे 3 kg, 5 kg, 4 kg मास रखा हुआ है, साइड 1 मीटर 1 मीटर है, और आपको इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास अगर आप लोकेट करोगे तो सेंटर ऑफ मास अगर आप लोकेट करोगे तो उसके लिए आपको पोजीशन चाहिए होगी, और पोजीशन हमेशा पार्टिकल की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखने के लिए हम क्या मान लेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको, किसी भी एक पॉइंट को आप ओरिजिन मान लो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो एक एक्सिस ये बन जाएगा और एक एक्सिस ये बन जाएगा। ठीक है, ये अगर जीरो है तो एक्स एक्सिस पे, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर हम मान लें कि ये जो ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे डिस्टेंस 1 मीटर हो गया। ठीक है, और अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो बी पॉइंट पे वाई एक्सिस की वैल्यू है, ये बताइए मेरे को क्या क्या होगा। जो बी पॉइंट की वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे वैल्यू बताइए, जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स और वाई, वो बताओ, कौन बताएगा? एनीवन जो बता सकता हो? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। मैथ्स बहुत बच्चों के पास मैथ्स होगी, वो पढ़ भी रहे हैं।
तो जल्दी से बताएंगे क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसके। ग्राफ बहुत अच्छे से बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है 10th में 11th में। कर रहा है कोई, सॉल्व कर रहा है? 8.875। 8.875। देखो ये पूरा 1 मीटर है और इक्विलेटरल है, तो ये मिड पॉइंट पे क्या आएगा 0.5। ये कितना आएगा 0.5। तो आपको x की वैल्यू तो 0.5 मिलेगी, ठीक है। और अगर आप ये 0.5 है और ये 1 मीटर है, तो यानी कि 0.5 का मतलब क्या हुआ 1/2, है ना। तो इसको जब अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये जो हाइट मिलेगी ये मिलेगी √3/2। √3/2 मिलेगी पाइथागोरस लगा के। कैसे सॉल्व करोगे? पाइथागोरस, a का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाइथागोरस के बेस पे निकाल सकते हैं। समझ में आई ना बात को? जैसे अगर आप यहाँ से आपको क्या निकालना है, देखो अगर वाई एक्सिस निकालना है तो इसका मतलब ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर इसको आप पॉइंट ले लीजिए, एम पॉइंट ले लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। आपको चाहिए कि एम बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर। तो ओ बी क्या है आपका 1 का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर क्या होगा, ओ एम यानी 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉरी 1/2 का स्क्वायर, तो यानी 4, ठीक है, यानी 4। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 4/3 यानी 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा एम बी स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगाओगे, तो रूट लगाओगे तो क्या आ जाएगा √3/2, क्योंकि √4 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एम बी की वैल्यू क्या आ गई √3/2। इस तरीके से वाई एक्सिस आपका क्या आ गया √3/2। ओ पॉइंट की बात करोगे तो ओ पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0। ए पॉइंट की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस है 1 और वाई एक्सिस है 0। बी पॉइंट पे रखा है, बी पॉइंट पे रखा है 5 kg, ओ पॉइंट पे रखा है 3 kg, और ए पॉइंट पे रखा है कितना 4 kg, ठीक है। तो इसको हम मान रहे हैं m1, इसको m2 और इसको m3, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला मतलब ये वैल्यूज हमने लेट कर ली हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ पे क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स और वाई आ गया। तो अगर एक्स और वाई आ जाएगा तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या पड़े हो, अगर एक्स के लिए यहाँ कितने पार्टिकल हैं 3 पार्टिकल, कितने पार्टिकल्स हैं 3 पार्टिकल्स, m1 m2 m3। तो 3 पार्टिकल्स के लिए अगर फॉर्मूला बनाओगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू पुट करो m1 x1, m1 क्या है आपका, m1 है 3 kg, ठीक है। x1 क्या है आपका, तो जिसके साथ में x1 क्या है 0, ये आ गया 0, प्लस m2 क्या है 4 kg, इसके साथ में x2 क्या है 1, प्लस m3 क्या है आपका 5 kg, इसके साथ साथ आपका क्या है ये x1 0.5 यानी 1/2, ठीक है, अपॉन में टोटल मास। तो टोटल मास कितना होगा 5 3 8 4 12। तो इसको आप सोल्व लो तो आपको क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इसी सिमिलर तरीके से y निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1, 3 पार्टिकल के लिए बनाना है तो 3 पार्टिकल कितने हो गए m1 y1 m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में टोटल मास। तो m1 क्या है हमारे पास, m1 है 3 kg, और y की वैल्यू क्या है m1 के लिए, y की वैल्यू है 0, प्लस m2 क्या है हमारे पास 4 kg,
और M2 के लिए Y2 की वैल्यू क्या है 0 प्लस M3 के हमारे पास 5 kg और M3 के लिए हमारे पास Y क्या है √3/2 ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल मास यानी कि 12। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब बताइए किसको नहीं समझ में आया, फॉर्मूले लगा के या कुछ भी पॉइंट कोई बात समझ में नहीं आई। यशस्वी, प्रकृति, निक्की, सर क्लियर है। क्लियर है, ओके। सुमन, करुणा, समझ गए? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बेस पे सॉल्व करेंगे। जब नोट कर लो तो बता देना, जल्दी से नोट करेंगे। सर हो गया। बाकी होगा प्रकृति। एक सेकंड। हो गया। हो गया, बाकी होगा भी हो गया। करुणा, निक्की, सुमन। यस सर। ओके सुमन, निक्की अगर आपका साउंड इशू आ रहा है तो आप चैट पे लिख सकते हो, मैं पढ़ लूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे थोड़ा सा अलग, इस टाइप का तो अब आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 100 ग्राम 300 ग्राम एट अ गिवन टाइम हैव पोजीशन दिस, यानी कि दो मासेस हैं, यानी कि क्वेश्चन देखिए M1 इज 100 ग्राम और इसकी पोजीशन दे रखा, क्या बोल रहा है 300 ग्राम एंड 300 ग्राम, यानी M1 और M2 क्या दे रखा है 100 ग्राम एंड 300 ग्राम। ओके, एट अ गिवन टाइम हैव पोजीशंस मतलब आपको R की वैल्यू गिवन है, तो R की वैल्यू गिवन है तो R इज इक्वल टू क्या है, पहले के लिए R1 हो गया 2i कैप 5j कैप प्लस 13k कैप। अब इसके लिए देखो आपको थोड़ा सा चैप्टर 4 को रिवाइज करना पड़ेगा, जिन लोगों ने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा है जल्दी से चैप्टर 4 को पढ़ें और उनमें देखें कॉन्सेप्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। एंड अगर पढ़ के जैसे कि निक्की है और सुमन, करुणा आई गेस, तो अगर फिर भी नहीं समझ वहां नहीं पहुंचे हो तो यहीं पे पूछ लेना जो पॉइंट या जो बात ना समझ में आए, हालांकि मैं बता दूंगा, ठीक है। R1 है एंड R2 है, तो R2 आपको गिवन है दैट इज पोजीशन दैट इज 6i कैप माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप।
आई जे के आपको ध्यान रखना है, आई फॉर एक्स एक्सिस, जे फॉर वाई एक्सिस, के फॉर जेड एक्सिस। ठीक है, आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं और उसके आगे कोफिशिएंट्स जो हैं वो वैल्यूज दे रखे हैं। आई का मतलब एक्स एक्सिस और 2 का मतलब एक्स एक्सिस पे 2 मैग्नीट्यूड, जे का मतलब वाई एक्सिस और 5 का मतलब वाई एक्सिस पे 5 मैग्नीट्यूड, के का मतलब जेड एक्सिस और 13 मतलब जेड एक्सिस पे 13 मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली एंड वेलोसिटीज भी गिवन है, आपको वेलोसिटीज भी गिवन है, दैट इज v1 इज इक्वल टू दे रखा है 10 आई कैप, 10 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। उसके बाद दूसरी वेलोसिटी दे रखी है v2, दैट इज 7 आई कैप, 7 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द instantaneous position and velocity of center of mass। तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखिए कुछ अलग नहीं है, सेम चीज है, कुछ अलग नहीं बोला इसने, बोला डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन। इंस्टेंटेनियस पोजीशन का मतलब है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोल रहा है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे आर के फॉर्म में दे दिया है, तो आर का जो फॉर्मूला है वो आपने सेंटर ऑफ मास के लिए पढ़ा है, दैट इज क्या है, m1। कितने पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स। आपको सबसे पहले यही देखना है कि पार्टिकल्स कितने हैं, 2 पार्टिकल्स हैं तो सिर्फ 2 पार्टिकल के लिए फॉर्मूला बनेगा। तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में टोटल मास, दैट इज m1 m2। ठीक है, अब आप सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है और क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए यही चीज है, आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पोजीशन है मीटर पर सेकेंड में दे रखे हैं, दैट मीन्स मास भी किस में होना चाहिए, केजी में। अगर मास केजी में होना है तो ये 100 ग्राम का क्या हो जाएगा, 0.1 केजी, और 300 ग्राम हो जाएगा 0.3 केजी। तो इस तरीके से आप यूज करोगे तो m1 इक्वल टू हो गया 0.1 और r1 क्या है आपका 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13 के कैप, प्लस m2 क्या है आपका 0.3, तो ये हो जाएगा, और R2 की वैल्यू है माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अपॉन में क्या है टोटल मास, तो टोटल कितना हो जाएगा 0.4। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 0.2i कैप प्लस 0.5j कैप प्लस 1.3 के कैप प्लस 0.3 से करेंगे तो 3 6 18 माइनस का 3 6 18 तो 1.8 आई कैप प्लस 4 3 12 1.2 जे कैप माइनस 3 2 6 यानी 0.6 के कैप अपॉन में 0.4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो, सॉल्व करके कितना आएगा, आई को आई के साथ ऐड कर दो, जे का जे के साथ कर दो और के का के के साथ ऐड कर दो। तो ऐड करने पे आपको देखोगे तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो मिलेंगी, आई का आई के साथ करेंगे तो 1.2 1.8 और 0.2 तो कितना बचा माइनस 1.6 आई कैप, और 0.4 को क्या कर दो हर किसी के डिवाइड में कर दो यानी 0.4। ठीक है, आई कैप। फिर आपका देखो J एंड J, तो 1.2 एंड 0.5 कितना हो गया 1.7। ठीक है, कितना हो गया 1.7 अपॉन में 0.4 J कैप। फिर आप देखो K कैप और K कैप। ठीक है, तो K कैप हो गया, तो K कैप 1.3 और माइनस 1.6 तो कितना बचा 3 4 7, तो 0.7, तो प्लस का बच गया 0.7 के कैप अपॉन में 0.4। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका आर वेक्टर यानी आर यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या इंस्टेंटेनियस पोजीशन। ठीक है, क्लियर है, सिंपल फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और सॉल्व कर दिया, कुछ अलग नहीं किया है हमने। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। सेकंड उसने क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रखा है
फॉर्मूला आपको ध्यान है कि सेंटर ऑफ मास के लिए यही फॉर्मूला यूज होता है, तो जस्ट सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो बस v की जगह पे, r की जगह पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, यानी कि m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे m1v1 वाला। क्लियर है सभी को? प्रकृति, यशश्री, करुणा, निक्की, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुमन, ठीक है। तो ये बस आपको अब v की वैल्यू यहाँ पुट करना है, m की वैल्यू पुट करना है और सिमिलर तरीके से सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अभी तो क्लास टाइम हो गया है, इसको आप घर पे अभी सॉल्व करेंगे और पीडीएफ मैं इस चैप्टर की आपको भेज दूंगा, तो आप लोग इसमें से नोट्स अगर दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज जो टॉपिक किया है उसमें एक दो न्यूमेरिकल्स और होंगे नोट्स में, तो वो उसको सॉल्व करके आप लोग अपलोड करोगे। आज कल तक आपके पास टाइम है, कल तक आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसके होमवर्क फर्स्ट पार्ट के यानी इस टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क को आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। क्या कह रहे हो सुमन? सुमन आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे पास, चैट पे लिख दो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, मैं देखूंगा आप लोग ने कैसे सॉल्व किया है इसको, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को तरीका समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। एनी डाउट्स किसी को आज की क्लास से रिलेटेड? No, sir. ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। निक्की आप ध्यान रखना, एक बार व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, बाकी मैं आपके पापा से बात करता हूँ क्या सीन है। चलिए बाय बाय।